देवियों और सज्जनों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे सपूत की जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसा नाम जो क्रांति का पर्याय बन गया, एक ऐसा चेहरा जिसकी तस्वीर आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देती है। हम बात कर रहे हैं शहीद ए आजम भगत सिंह की। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे एक विचारक, एक लेखक और एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में देश के लिए वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी उम्र के लोग सोच भी नहीं पाते। उनकी कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं, बल्कि साहस, ज्ञान और अटूट देशभक्ति की कहानी है। भगत सिंह का जीवन एक जलते हुए दिए की तरह था, जिसने अपनी रोशनी से पूरे देश को रोशन कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई किसी का शोषण न करे, जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। वे जानते थे कि असली लड़ाई गरीबी, अशिक्षा और अन्याय के खिलाफ है। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान था, जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। तो आइए, आज के इस सफर में हम और आप मिलकर उस महान क्रांतिकारी के जीवन के पन्नों को पलटते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का भारत के इतिहास का सबसे चमकता सितारा बन गया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर वो कौन सी आग थी जिसने उन्हें 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने की हिम्मत दी। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये कहानी है त्याग, तपस्या और भारत माँ के लिए असीम प्रेम की। चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा। उस दौर में चलते हैं जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। हम उस गांव में चलेंगे जहां इस क्रांति की पहली चिंगारी ने जन्म लिया। हम उस परिवार से मिलेंगे जिसने देश को भगत सिंह जैसा अनमोल रत्न दिया। ये कहानी आपको बताएगी कि नायक पैदा नहीं होते, वे अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने बलिदान से बनते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में गर्व के आंसू ला देगी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज्य था और हर तरफ आजादी की लहर दौड़ रही थी। भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनका परिवार एक ऐसा परिवार था जिसकी रगों में क्रांति और देश प्रेम का खून दौड़ता था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी रूप में आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था। ऐसे माहौल में पले बढ़े भगत सिंह के बाल मन पर देश में हो रही घटनाओं का गहरा असर पड़ना स्वाभाविक था। घर में हर रोज आजादी की बातें होती थीं, क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाई जाती थीं। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब छोटे भगत अपने खेतों में बंदूकें उगाने के सपने देखते थे। वे अपने पिता से पूछते थे कि अगर हम खेतों में बंदूकें उगाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी बंदूकें हो जाएंगी और हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे की सोच कितनी बड़ी है। एक और घटना है जो उनके बचपन की सोच को दर्शाती है। एक बार भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता आम के पौधे लगा रहे हैं। छोटे भगत ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, मैं आम के पेड़ लगा रहा हूं। जब ये बड़े होंगे तो इन पर मीठे मीठे आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। ये सुनकर भगत सिंह ने जमीन में छोटी छोटी तीलियां गाड़नी शुरू कर दी। जब पिता ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब था, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सकें। ये घटनाएं बताती हैं कि भगत सिंह का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके मन में बचपन से ही देश को आजाद कराने की एक तीव्र इच्छा थी। परिवार से मिले संस्कार और घर के देशभक्ति भरे माहौल ने उनके अंदर क्रांति की वो चिंगारी जला दी थी, जिसे आगे चलकर एक ज्वाला बनना था। उनका परिवार ही उनकी पहली पाठशाला थी, जहां उन्होंने देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ा। यही वजह है कि वे आगे चलकर देश के इतने बड़े नायक बने, क्योंकि उनकी नींव बहुत मजबूत थी।
भगत सिंह की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि भगत सिंह पर अंग्रेजी शिक्षा का बुरा असर न पड़े। इसलिए उन्होंने भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में करा दिया। यह स्कूल आर्य समाज के विचारों पर चलता था और यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर जोर दिया जाता था। यहीं से भगत सिंह के मन में अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे और किताबें पढ़ना उनका सबसे बड़ा शौक था। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हो रहे थे, देश में हो रही घटनाएं उनके युवा मन को झकझोर रही थी। साल 1919 में जब वे सिर्फ 12 साल के थे, जलियांवाला बाग का भीषण नरसंहार हुआ। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि वे स्कूल से भागकर सीधे जलियांवाला बाग पहुंच गए। वहां उन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों का खून देखा। उन्होंने उस बाग की खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भर लिया और घर ले आए। वे हर रोज उस मिट्टी को देखकर कसम खाते थे कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यह कॉलेज लाला लाजपत राय जैसे महान नेताओं ने शुरू किया था ताकि युवाओं को राष्ट्रवादी शिक्षा दी जा सके। यहाँ आकर भगत सिंह की दुनिया ही बदल गई। उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और यशपाल जैसे कई क्रांतिकारियों से हुई। यहाँ उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों जैसे कि लेनिन, मार्क्स और गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ा। इन किताबों ने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। वे समझने लगे कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक समाजवादी समाज बनाना है। इसी दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। भगत सिंह ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे कई युवाओं को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी नहीं मिल सकती। यहीं से उनके विचारों में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें क्रांति का रास्ता अपनाना होगा। उनका मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और यहीं से एक नए भगत सिंह का जन्म हुआ। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भगत सिंह का अहिंसा के मार्ग से विश्वास उठ गया। उन्हें और उनके जैसे कई जोशीले नौजवानों को यह महसूस होने लगा था कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ शांति और प्रार्थना की भाषा नहीं समझेगी। उन्हें लगा कि आजादी हासिल करने के लिए एक बड़े और संगठित संघर्ष की जरूरत है। इसी सोच के साथ भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और देश सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। जब उनके परिवार ने उनकी शादी की बात की, तो उन्होंने यह कहते हुए घर छोड़ दिया कि मेरी दुल्हन तो अब आजादी ही बनेगी। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत में वे कानपुर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महान पत्रकार और क्रांतिकारी से हुई। विद्यार्थी जी अपने प्रताप नामक अखबार के माध्यम से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। उन्होंने भगत सिंह की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने अखबार में काम दिया। कानपुर में ही भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और जोगेश चंद्र चटर्जी जैसे बड़े क्रांतिकारियों से हुई। इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने क्रांति की नई योजनाएं बनानी शुरू की। यहीं पर वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। भगत सिंह सिर्फ एक बंदूकधारी क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक गहरे विचारक भी थे। उन्होंने दुनिया भर के साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि भारत की मुख्य समस्या सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता भी है। वे रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे और भारत में भी एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों का राज्य हो। वे चाहते थे कि सत्ता कुछ अमीर लोगों के हाथ से निकलकर आम जनता के हाथ में आए। उनकी सोच में समाजवाद का गहरा प्रभाव था। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने लिखना शुरू किया। वे कीर्ति और वीर अर्जुन जैसे कई अखबारों और पत्रिकाओं में अलग अलग नामों से लेख लिखते थे। अपने लेखों के माध्यम से वे युवाओं को जगाने का काम करते थे। वे उन्हें बताते थे कि देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने नौजवानों को संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की।
इस संगठन का मकसद युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और उन्हें क्रांति के लिए तैयार करना था। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर ही तेज होती है। समय के साथ भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को यह महसूस हुआ कि उनके संगठन के उद्देश्यों को और स्पष्ट करने की जरूरत है। वे सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, शिव वर्मा और भगत सिंह जैसे कई बड़े क्रांतिकारी शामिल हुए। यहीं पर भगत सिंह के सुझाव पर संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी शब्द जोड़ना एक बहुत बड़ा कदम था। यह दिखाता था कि अब संगठन का लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो शोषण मुक्त हो। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिले और देश के संसाधनों पर सबका हक हो। भगत सिंह का मानना था कि जब तक एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता रहेगा, तब तक सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। HSRA का उद्देश्य सर्वहारा की तानाशाही यानी किसानों और मजदूरों का शासन स्थापित करना था। HSRA ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। संगठन को चलाने और हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने कुछ सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई, जिसे एक्शन कहा जाता था। इन एक्शंस का उद्देश्य किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि केवल सरकारी संपत्ति को निशाना बनाना था। भगत सिंह और उनके साथियों ने कई साहसिक कार्रवाइयों को अंजाम दिया। वे जानते थे कि यह रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन देश की आजादी के लिए वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थे। HSRA सिर्फ बम और पिस्तौल पर विश्वास नहीं करता था। उनका असली हथियार उनके विचार थे। वे पर्चे छापकर लोगों में बांटते थे ताकि उनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इन पर्चों में वे बताते थे कि वे क्या चाहते हैं और क्यों लड़ रहे हैं। वे लोगों को ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी चेहरे से अवगत कराते थे। भगत सिंह का मानना था कि एक सफल क्रांति के लिए जनता का समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए वे अपनी हर कार्रवाई के माध्यम से देश की सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश करते थे। साल 1928 में ब्रिटिश सरकार भारत में साइमन कमीशन लेकर आई थी। इस कमीशन का काम भारत में संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये बात सच कहूं तो पूरे भारत का घोर अपमान थी। पूरे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर पहुंचा, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन से बौखलाकर लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। स्कॉट ने खुद लाला लाजपत राय के सीने पर लाठियों से वार किए। लाला जी बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। लाला जी की मौत से पूरा देश शोक में डूब गया। भगत सिंह और HSRA के दूसरे क्रांतिकारियों के मन में गुस्से की आग भड़क उठी। लाला जी भगत सिंह के आदर्श थे और वे उनकी मौत का बदला लेना चाहते थे। HSRA ने एक गुप्त बैठक की और लाला जी की मौत के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारकर बदला लेने का फैसला किया। इस काम के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जय गोपाल को चुना गया। जय गोपाल का काम स्कॉट को पहचानना था। 17 दिसंबर 1928 को, यानी लाला जी की मौत के ठीक एक महीने बाद, योजना को अंजाम देने का दिन तय हुआ। सभी क्रांतिकारी लाहौर के पुलिस मुख्यालय के बाहर अपनी अपनी पोजीशन लेकर स्कॉट का इंतजार करने लगे। जैसे ही एक ब्रिटिश अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल पर मुख्यालय से बाहर निकला, जय गोपाल ने गलती से उसे ही स्कॉट समझकर इशारा कर दिया। वह अधिकारी स्कॉट नहीं, बल्कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स था। इशारा मिलते ही राजगुरु ने पहली गोली चलाई
जो सॉन्डर्स को लगी और वह मोटरसाइकिल से गिर गया। इसके बाद भगत सिंह ने भी उस पर कई गोलियां चलाईं ताकि वह किसी भी हालत में बच न सके। इस कार्रवाई के बाद सभी क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। अगले दिन लाहौर की दीवारों पर HSRA के पोस्टर लगे थे जिनमें लिखा था, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पागल हो गई थी। भगत सिंह और उनके साथियों को कुछ समय के लिए छिपना पड़ा, लेकिन HSRA का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था। उनका असली उद्देश्य अपनी आवाज को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाना था। वे चाहते थे कि लोग जाने कि वे क्यों लड़ रहे हैं। भगत सिंह का मानना था कि एक बड़ा धमाका करना जरूरी है ताकि सोई हुई सरकार और जनता की नींद खुले। इसके लिए उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जो आज की संसद है, उसमें बम फेंकने की योजना बनाई। इस योजना का मकसद किसी को मारना नहीं था, इसलिए ऐसे बम बनाए गए जिनसे सिर्फ धुआं और आवाज हो, लेकिन किसी को गंभीर चोट न आए। 8 अप्रैल 1929 का दिन चुना गया। उस दिन असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे 2 दमनकारी कानूनों पर बहस हो रही थी। ये कानून मजदूरों और आम जनता के अधिकारों को कुचलने के लिए बनाए गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस काम के लिए चुना गया। वे दोनों दर्शकों की गैलरी में जाकर बैठ गए। जैसे ही बिल को पास करने की घोषणा हुई, भगत सिंह ने असेंबली के खाली हिस्से में पहला बम फेंका। उसके तुरंत बाद बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। पूरा हॉल धुएं और जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठा। असेंबली में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी जगह पर ही खड़े रहे। वे चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे ताकि उन्हें अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिल सके। वे इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाते रहे। गिरफ्तारी देने का फैसला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भगत सिंह जानते थे कि अदालत का मंच उनके विचारों को फैलाने का सबसे अच्छा जरिया बनेगा। वे चाहते थे कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनकी हर बात अखबारों में छपे और देश का हर नौजवान उसे पढ़े। उन्होंने खुद को और अपने संगठन के मकसद को दुनिया के सामने रखने के लिए जानबूझकर यह रास्ता चुना। यह उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने बम का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किया। उनका संदेश साफ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से उनके जीवन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने जेल को ही अपना प्रचार मंच बना लिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत में कोई वकील करने से इनकार कर दिया और अपना पक्ष खुद रखा। उनके बयान अखबारों की सुर्खियां बनते थे। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि एक विचार को सामने रखना था। उन्होंने इनकलाब का मतलब समझाया कि यह सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था को बदलने का नाम है। जेल के अंदर भी भगत सिंह का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें न अच्छा खाना दिया जाता था और न ही पढ़ने के लिए किताबें, जबकि अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती थीं। इस भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। यह भूख हड़ताल कई दिनों तक चली। इस दौरान क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास, जिन्हें जतिन दास भी कहा जाता है, 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। इसी बीच पुलिस ने सॉन्डर्स हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझा ली और इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। इस मुकदमे को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। ब्रिटिश सरकार ने न्याय का नाटक करते हुए एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया और तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई। पूरे देश में इस फैसले का विरोध हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर इन क्रांतिकारियों को खत्म कर देना चाहती थी। फांसी से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को
ब्रिटिश सरकार ने डर के मारे तय समय से पहले ही तीनों को फांसी देने का फैसला किया। जब जेल अधिकारी उन्हें बुलाने आए तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने किताब बंद की और फांसी के लिए चल पड़े। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। भगत सिंह का शरीर भले ही 23 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार और उनकी शहादत अमर हो गई। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में से एक बन गए। उनकी कुर्बानी ने देश के लाखों नौजवानों के दिलों में आजादी की वो आग जलाई जिसे बुझाना ब्रिटिश हुकूमत के लिए नामुमकिन हो गया। उनकी शहादत के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा पूरे देश का नारा बन गया। भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन गए। अन्याय के खिलाफ लड़ने का विचार, बराबरी का विचार और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का विचार। आज आजादी के इतने सालों बाद भी भगत सिंह उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे अपने समय में थे। वे आज भी भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी देश में अन्याय, भ्रष्टाचार या असमानता के खिलाफ आवाज उठती है तो भगत सिंह का चेहरा सामने आ जाता है। उनकी तस्वीर टी-शर्ट पर, पोस्टरों पर और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। यह दिखाता है कि आज का युवा भी उनके विचारों से जुड़ता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी सोचना चाहिए। भगत सिंह की सबसे बड़ी सीख यह है कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा फहराना या नारे लगाना नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ना है। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां कोई भूखा न सोए, किसी के साथ भेदभाव न हो और हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। ये सपना आज भी अधूरा है। तो देवियों और सज्जनों, भगत सिंह की कहानी को याद करना हमारा कर्तव्य है। हमें उनकी विरासत को जिंदा रखना है। हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए काम करना है। जब भी आप निराश हों या आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो उस 23 साल के नौजवान को याद कीजिएगा जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। उनकी कहानी हमें हमेशा साहस, निडरता और देश प्रेम की प्रेरणा देती रहेगी। भगत सिंह एक मशाल थे जो आज भी हमारे दिलों में जल रही है और हमें सही रास्ता दिखा रही है। जय हिंद।